नमस्कार विद्यार्थियों, भारतीय इतिहासकारों की कड़ी में के.एम. अशरफ के बाद दूसरा नंबर लगता है आपके डी.डी. कौशाम्बी का। दामोदर धर्मेंद्र कौशाम्बी मार्क्सवादी इतिहासकार थे, बड़े अजब इतिहासकार थे। खुद तो मार्क्सवादी थे, लेकिन कहते ये थे कि भारतीय इतिहास में मार्क्सवादिता फिट नहीं बैठती, और जो भारत के एक टिपिकल टाइप के जो मार्क्सवादी थे, चाहे एसपी डांगे हो, चाहे हुसैनी हो, उनसे बिल्कुल भी सहमत नहीं होते थे। स्टालिन से तो बिल्कुल असहमत थे। कार्ल मार्क्स से भी इनकी विचार विभिन्नता थी। तो एक अलग ही टाइप के व्यक्ति थे, और डी.डी. कौशाम्बी को भारत के अंदर मार्क्सवादी इतिहास लेखन के पिता जाता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों कहा जाता है? बाकी इनके जीवन परिचय के बारे में अगर बात करूं तो गोवा में इनका जन्म हुआ था, और 31 जुलाई 1907 में जन्म हुआ, और 1966 में इनका 29 जून को देहांत हो गया था कौशाम्बी का। इन चीज़ों के लिए हम इनको याद नहीं करते, हम इनको किस बात के लिए याद करते हैं वो बातें हम समझेंगे विद्यार्थियों यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने कौन कौन सी किताबें लिखी वो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, उसके बाद अपन आते हैं इनकी इतिहास दर्शन के ऊपर। इन्होंने पहली किताब लिखी एन इंट्रोडक्शन यानी परिचय, एन इंट्रोडक्शन टू द study of Indian history, Indian history। ये सबसे चर्चित किताब है इनकी। एक तो ये लिखी, दूसरी एक इन्होंने किताब लिखी थी मिथ एंड रियलिटी। ठीक है, मिथ यानी मिथक कह सकते हो, ऐसे तथ्य जिनके पीछे कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं हो, कोई आधार नहीं हो, उसे अपन मिथ कहते हैं। दंत कथा जिससे आप कह सकते हो, भ्रम भी कहा जा सकता है। छोटी सी किताब है, मिथ एंड रियलिटी। मिथ एंड रियलिटी एक इनकी ये किताब है। तीसरी जो इनकी किताब थी वो थी कल्चर एंड सिविलाइजेशन ऑफ एंशिएंट इंडिया। कल्चर सीधा ही लिख लेता हूं मैं, कल्चर and civilization culture and civilization in ancient India, culture and civilization of ancient India in historical outline। बहुत सारी किताबों में से ये तीन किताबें जो है इनकी अत्यंत महत्वपूर्ण है, और पहली दो तो वास्तव में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री एंड मिथ एंड रियलिटी, ये तीन किताबें इनकी बहुत महत्वपूर्ण है। अब इनका दर्शन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब अपन इनके दर्शन की बात करना शुरू करेंगे। देखिए विद्यार्थियों, ये मूल रूप से गणितज्ञ थे, मैथमेटिशियन थे, और गणित के क्षेत्र में उन्होंने खूब सारे काम किए। तो और आप अगर इनके बारे में आप गूगल करोगे तो आपको पता चलेगा कि किस हद तक इन्होंने गणित के क्षेत्र में काम किए। ठीक है, लेकिन हमें याद रखना इनका इतिहास दर्शन, कि इनके इतिहास दर्शन की क्या क्या बातें थी। ठीक है, तो अपन लेते हैं एक एक पॉइंट और तरीके से समझते हैं कि इनका इतिहास दर्शन डी.डी. कौशाम्बी का कैसा था। पहली चीज इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि भारत के अंदर, प्राचीन भारत में स्पेशली, स्रोतों का, ऐतिहासिक स्रोतों का अभाव है। ऐतिहासिक स्रोत कौन से होते हैं?
ऐतिहासिक स्रोत होते हैं आपके, जैसे आप कह सकते हो किताबें, जो लिखा गया है, ये सारा का सारा क्या होता है, ऐतिहासिक स्रोत होते हैं। और भारत में ऐसी लिखित सामग्री का अभाव है। ध्यान से समझते जाना, एक एक पहली बात दूसरी बात को क्लियर करेगी। भारत में लिखित सामग्री का अभाव, भारत में क्या है, लिखित सामग्री का अभाव है, ऐसा इन्होंने कहा था, अभाव है। और जब भारत में लिखित सामग्री का अभाव है तो फिर क्या होता है कि जब लिखित सामग्री का अभाव होता है तो फिर दो चीजें होगी, या तो इतिहास में बहुत सारी त्रुटियां होगी, गलत तथ्य सामने रखे जाएंगे, क्योंकि स्रोतों का अभाव है तो कुछ भी लिखा जा सकता है, कुछ भी मिथ, भ्रमिक बातें लिखी जा सकती है। और इस कारण इतिहासकारों को पुरातात्विक स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है। किस पर रहना पड़ता है? पुरातात्विक स्रोतों पर, पुरातात्विक स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है, ऐसा इन्होंने कहा। और खास बात यह थी कि इन्होंने अपने इतिहास लेखन में उन्हीं पुरातात्विक स्रोतों का उपयोग किया था बखूबी। कौन से पुरातात्विक स्रोत उन्होंने उपयोग मिला है? सबसे पहले मुद्रा। ये खुद न्यूमिस्मेटिशियन थे। न्यूमिस्मेटिशियन का मतलब था मुद्रा शास्त्री। इन्होंने मुद्राओं का बहुत अध्ययन किया था, और मुद्राओं से अध्ययन करने के बाद आपने आहत मुद्राएं पढ़ी होगी। आहत मुद्राओं के ऊपर उन्होंने खूब सारा रिसर्च किया था। ये अपने आप में इतिहास की रक्त बताते थे मुद्राओं को, और मुद्रा शास्त्री थे ये। तो मुद्रा शास्त्री थे और इन्होंने मुद्राओं का अध्ययन किया था। इन्होंने कहा था कि इतिहास के अंदर लिखित सामग्री का अभाव है, इसलिए हमें मुद्राओं पर रहना पड़ेगा। मुद्रा के साथ साथ इन्होंने पुरातात्विक और भी जो सामग्री थी, अभिलेख वगैरह, पुरातात्विक सामग्री का अध्ययन किया और इसके बेस पे इतिहास लिखने का प्रयास किया था। तो पुरातात्विक सामग्री में मुद्रा भी आ जाती है, लेकिन स्पेशली इन्होंने पुरातत्व को एक प्रकार से विशेष रूप से शामिल किया था, अभिलेख वगैरह को। इसके साथ साथ ये मानव विज्ञानी भी थे और इन्होंने मानव शास्त्र या यूं कहिए कि निर्विज्ञान का भी अध्ययन किया। निर्विज्ञान का क्या मतलब होता है? देखो, निर्विज्ञान का मतलब ये होता है प्रजातियां, जैसे अपन कहते हैं एस्ट्रोमंगोलॉयड, प्रोटोएस्ट्रोलॉयड, भूमध्य सागरीय प्रजाति, है ना, मंगोलॉयड प्रजाति, निग्रेटो प्रजाति, ये सारी निर्जातियां हैं। तो ये एक प्रकार से मानव शास्त्री भी थे, मुद्रा शास्त्री भी थे, पुरातात्विक सामग्री का अध्ययन भी किया, और ये खास बात की गणितज्ञ भी थे। तो इनके इस इतिहास लेखन पर विज्ञान का सीधा प्रभाव देखा जा सकता है। ठीक है ना, किसका? विज्ञान, गणित और विज्ञान का प्रभाव था इनके इतिहास लेखन पर। ठीक है, तो देखिए ये चार बातें इनकी इतिहास लेखन की थी। तो कोई व्यक्ति अगर इतिहास लिखे और उसमें वो मुद्राओं को, गणित का उपयोग मतलब परफेक्ट कैलकुलेशन हो, साइंस का उपयोग किया जाए उसमें, ठीक है ना, पुरातात्विक स्रोत और अभिलेखों का उपयोग किया जाए, तो आप समझ सकते हो कि उसकी इतिहास में उसका इतिहास कितना गहरा और सत्यता युक्त इतिहास होगा। तो इन्होंने ऐसा किसी भी सामग्री का सहारा नहीं लिया, बल्कि ये बात की थी और इन्होंने इस सामग्रियों के आधार पर इतिहास लिखने का प्रयास किया था। एक तो बात होगी ये। हम बताऊं दूसरे पॉइंट पे कि इनके इतिहास दर्शन की दूसरी विशेषता क्या थी जो इनको दूसरे इतिहासकारों से अलग करती है। इन्होंने भारतीय इतिहास लेखन के परंपरागत दृष्टिकोण का खंडन किया था। ध्यान से समझना कि भारत के इतिहास लेखन के परंपरागत दृष्टिकोण को खारिज कर भौतिकवादिता का समर्थन किया। भौतिकवादिता का समर्थन किया। भौतिकवादिता क्या, मैं आगे समझाता हूं। अब इस बात को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, समझते जाना। बात यहां पे आती है इस पूरे पैराग्राफ में दो चीजें, परंपरागत दृष्टिकोण और भौतिकवादिता। ये दृष्टिकोण, ये दो शब्द समझ में आ गए तो पूरी बात समझ में आ जाएगी।
परंपरागत दृष्टिकोण कौन सा है? परंपरागत दृष्टिकोण में 3 चीजें आती है, ठीक है, समझते जाना साथ साथ में। एक तो जो इतिहास का विभाजन हुआ है, इतिहास का विभाजन, इतिहास का कालखंड के आधार पर विभाजन। कालखंड, कालखंड का मतलब आपको पता होगा, प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक, इस विभाजन का विरोधी थे। इतिहास का कालखंड के आधार पर विभाजन, आधार पर विभाजन, ये परंपरागत दृष्टिकोण एक। परंपरागत दृष्टिकोण की दूसरी बात क्या थी? तो कालखंड के आधार पर विभाजन कौन सा आपको पता होगा? प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल। आज हम यही पढ़ते हैं, हम आज यही पढ़ते हैं, हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर सिलेबस भी इस अनुसार, ये परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार विभाजन हो रखा है। और ध्यान रखना, डीडी कोसामी ने इसी परंपरागत दृष्टिकोण का विरोध किया था। तो इस विरोध का मतलब इन तीनों बातों का विरोध। अब तीसरी बात कौन सी है? दूसरी बात है आपके इसमें जो राजा महाराजा होते हैं, आपकी यूं कहिए कि राजवंशों की तालिकाएं और राजवंशों हम पढ़ते हैं, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, अशोक मौर्य, ये मौर्य, तो चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अजातशत्रु। देखो, हमने इन राजाओं की वंशावलियों के अनुसार इतिहास को तैयार किया। उस समय जनता की क्या हालत थी ये किसी को नहीं पता, ये इतिहास ने नहीं बताया। सामाजिक जीवन 10 लाइन में खत्म कर दिया और राजाओं की उपलब्धियां जो थी वो बहुत ज्यादा शामिल कर ली थी। आप देख सकते हो, समुद्रगुप्त को जब अपन पढ़ते हैं तो 10 पन्ने पढ़ लेते हैं, पूरा गुप्त काल जो है वो 40 पन्नों में आ जाता है, लेकिन उसका समाज का जो जीवन है, आर्थिक जीवन जो है, उसमें भी राजाओं की नीतियां आती है, समाज की एक्चुअल स्थिति कभी सामने नहीं आती। तो इन्होंने ये कहा था कि राजाओं की वंशावलियां, राजाओं की वंशावलियां व उपलब्धियों को स्थान, इतिहास में इन्हीं को स्थान दिया गया। ये परंपरावादी दृष्टिकोण है विद्यार्थियों, ध्यान रखना, ये कौन सा दृष्टिकोण है? परंपरावादी दृष्टिकोण है, ठीक है। तो ये दूसरा। तीसरा क्या है? तीसरा आप इसको रिलेटेड कर सकते हो कि वैसे हमने इसको साथ में ले लिया, राजाओं की वंशावलियां व उपलब्धियों का स्थान, और आप ये कह सकते हैं राजाओं का यशोगान, राजाओं तक इतिहास केंद्रित, ठीक है ना। आप देख सकते हो, मौर्य काल पढ़ते हैं तो खाली राजाओं के नाम आते हैं, उसके अंदर क्या था, उनकी वंशावलियां आ जाएगी, उनकी उपलब्धियां आएगी, उनके युद्ध अभियान आएंगे, हमें इतिहास में यही पढ़ाया गया। लेकिन उन्होंने, उनके समय समाज की क्या स्थिति थी ये सामने नहीं आता। ये है परंपरावादी दृष्टिकोण। और विद्यार्थियों, डीडी कोशाम्बी ने इन तीनों का क्या किया था? विरोध किया, खंडन, भ्रामक बताया। इन्होंने कहा कि ये इतिहास का कालखंड के आधार पर जो विभाजन किया गया है ये बिल्कुल भ्रामक है, व्यर्थ है। इन्होंने कहा था राजाओं की वंशावलियों व उपलब्धियों के स्थान पे आप जो है ये बताओ कि उत्पादन के संसाधनों के ऊपर, उत्पादन के साधनों के ऊपर किसका हक था, उत्पादन के साधनों के ऊपर कौन कौन से साधन थे, कब कब परिवर्तन हुए, ये पढ़ाओ। इन्होंने कहा था कि इतिहास के कालखंड के आधार पर विभाजन भी गलत किया गया है। तो मैं देखिए परंपरागत दृष्टिकोण का खंडन किया, मतलब इस पूरे का क्या किया था इन्होंने? खंडन किया। ऑप्शन कैसे बनते हैं? निम्नलिखित में से कौन सा कथन कोशाम्बी के संबंध में सच है या नहीं है? तो ये बातें आती है कि उन्होंने इतिहास के काल खंड के आधार पर विभाजन का समर्थन किया है, तो ये बात गलत है। क्यों? उन्होंने क्या किया था? उन्होंने इस बात को खारिज किया था। अगर आता है कि राजाओं की वंशावली और उपलब्धियों को स्थान देने पर उन्होंने समर्थन किया कोशाम्बी ने, तो भी ये बात गलत है। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस बात को भी खारिज किया था, क्योंकि परंपरागत दृष्टिकोण पूरी को खारिज किया था। अब बात आती है भौतिकवादी दृष्टिकोण कौन सा है। मैं इसको अलग स्लाइड में ले रहा हूं कि इन्होंने इसको खारिज करने के बाद में दिया क्या? भौतिकवादी दृष्टिकोण दिया। और भौतिकवादी दृष्टिकोण में इन्होंने जो मैंने जो बताई परंपरावादी दृष्टिकोण की दोनों विशेषताओं का समाधान किया है। ये पहले, ये वैसे दूसरी और तीसरी विशेषता सेम ही है, तो इन दोनों का क्या समाधान किया वो देखिए। इन्होंने परंपरागत दृष्टिकोण का खंडन करके इन्होंने इतिहास को निम्न आधार पर विभाजित किया है। देखिए हाँ, अब
अब देखिए स्टेजेस, एक पत्र इनका पब्लिश हुआ था, स्टेजेस ऑफ इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास के स्तर, इंडियन हिस्ट्री। एक रिसर्च पेपर था जो इन्होंने पब्लिश करवाया था। इस रिसर्च पेपर के अंदर इन्होंने इतिहास का विभाजन किया। इतिहास का जो वो आधुनिक प्राचीन विभाजन था उसका तो खंडन किया है, और इन्होंने अपने हिसाब से इतिहास का विभाजन किया। ठीक है, और ये विभाजन क्या था देखिए। सबसे पहला इन्होंने कहा था, सबसे पहली जो सभ्यता आई वो थी नगरीय सभ्यता, जो का ये नगरीय काल उसको कह सकते हो, नगरीय काल। कौन सा काल? नगरीय काल बताया है, और ये आपके कौन सी? सिंधु घाटी सभ्यता का काल का है। सिंधु सभ्यता को ये इन्होंने अपने इतिहास काल खंड के अंदर पहला भाग बताया है नगरीय काल का, जो इन्होंने मोटे मोटे तौर पे 3000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के बीच का काल कहा है। और इन्होंने कहा कि नगरीय काल खत्म होता है और उसके बाद में जो काल आएगा वो था आर्यीकरण। आर्यीकरण का क्या मतलब हुआ कि उस समय नगरीय काल के बाद में जो सभ्यता शुरू होगी वो आर्यों की सभ्यता होगी। आपको पता है हम उसको वैदिक आर्य भी कहते हैं। ये क्या थी? ये कांस्य सभ्यता थी। इन्होंने कहा था कि उत्तर कांस्य और प्रारंभिक लौह सभ्यता थी। ये क्या थी? प्रारंभिक लौह सभ्यता थी। ये लोग पशुचारक थे और पशुचारण करने के साथ साथ घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे, और ऐसे घूमते घूमते ही ये भारत में प्रवेश किए। विद्यार्थियों ध्यान रखना, भारत में प्रवेश किए इसका मतलब क्या हुआ? इन्होंने कहा था कि आर्य भारत से बाहर से आए थे। आर्य भारत के बाहर से आए। कहां से आए? बाहर से आए। और भारत के बाहर से जब ये आर्य आए तो इन्होंने भारत का क्या किया? आर्यीकरण कहते हैं ना। आर्यीकरण का मतलब क्या होता है? आर्यों का प्रसार करना, लोगों को आर्य बनाना। आर्य का मतलब होता है शुद्ध, ठीक है ना, श्रेष्ठ। आर्य का मतलब श्रेष्ठ होता है। तो ये भारत के बाहर से आए। फिर इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि आर्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ थे। क्या कहा? अच्छा, इन्होंने कहा भारत के बाहर से आए थे और सिंधु सभ्यता के विनाशक थे। सिंधु सभ्यता के विनाशक के क्या थे? विनाशक थे। सिंधु सभ्यता को खत्म करने वाले आर्य ही थे। फिर इन्होंने क्या कहा? आर्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ थे। ब्राह्मण क्या थे? श्रेष्ठ थे। और आगे क्या कहा? इन ब्राह्मणों ने अपनी सेवा के लिए शूद्रों को रखा। और ये शूद्र एक व्यक्तिगत शब्द नहीं है, पूरे समाज को बयां कर रहा है, सामाजिक शब्द। सेवा के लिए किसको रखा? शूद्रों को रखा, सामाजिक शब्द है ये। और इन्होंने कहा था कि दास और शूद्र में फर्क है। दास वे थे जो गृह सेवा में होते थे, घर की सेवा करने में, गृह सेवा। दास कहां होते थे? गृह सेवा में। इस प्रकार इन्होंने दास और शूद्र के बीच में अंतर किया है। क्या किया है? दास व शूद्र के बीच में अंतर किया है, में अंतर। और क्या क्या बताया इन्होंने? और ये बताया कि दास और शूद्र अलग अलग थे। फिर उन्होंने क्या कहा कि शूद्र पहले सेवा करते थे और बाद में इनको खेती किसानी में डाल दिया गया। बाद में इसको कहां डाल दिया गया? इसको शूद्रों को किसान बना दिया गया, खेती किसानी में डाल दिया। खेती में उपयोग किसका? शूद्रों का। फिर उन्होंने ये भी कहा कि भारत में दास थे लेकिन यूरोपियन जैसी पद्धति नहीं थी। तो यूरोपियन दास प्रणाली भारत से भिन्न थी, ऐसा भी इन्होंने कहा। क्यों कहा? क्योंकि इनके अनुसार यूरोप के अंदर जो दास थे उनका क्रय विक्रय होता था, भारत में दासों का क्रय विक्रय नहीं होता था, ऐसा इन्होंने कहा। भारत में दासों का क्रय विक्रय नहीं, जबकि यूरोप में होता था क्रय विक्रय नहीं। ठीक है, ये सारी बातें करी इन्होंने इस आर्यीकरण के बारे में कि इस प्रकार से भारत का क्या हुआ था? आर्यीकरण हुआ था। और करीबन उन्होंने बताया 1500 से 800 का जो काल था ये एक प्रकार से इस आर्यीकरण का काल रहा, 1500 से 800 BC का काल। उसके बाद में जो उन्होंने तीसरा काल बताया, मैं अलग पेन से ले रहा हूं क्योंकि ये पूरा उसका हो गया।
अब जो तीसरा काल आया वो इन्होंने कहा कि आर्यकरण के बाद में मगध साम्राज्य का उद्भव हुआ। किसका? मगध साम्राज्य का। मगध साम्राज्य का उद्भव। इसमें क्या कहा? इसमें यह कहा कि जो ये शूद्र वर्ग थे इनके श्रम का उपयोग करते हुए पूरी गंगा घाटी को साफ करवाया। क्या कहा कि गंगा घाटी की सफाई किसके द्वारा करवाई गई? शूद्रों के द्वारा। गंगा घाटी की सफाई, पेड़ कटवाए, आवास बनाए और यहाँ पे आर्यों का विस्तार हुआ। मगध साम्राज्य का उद्भव, ये इसमें फिर आपके जैन, बौद्ध वगैरह, महाजनपद काल वगैरह ये सब आ जाते हैं। उसके बाद में इन्होंने कहा चौथा काल। चौथा काल बताया इन्होंने आदिम सामंतवाद। क्या बताया? आदिम सामंतवाद। कि सामंतवाद तो था लेकिन बहुत प्राचीन रूप था इसका। आदिम सामंतवाद का काल इन्होंने बताया जो कि करीबन 400 ईसा पूर्व तक रहता है। ठीक है। उसके बाद में इन्होंने क्या कहा कि आदिम सामंतवाद जैसे समाप्त हो जाता है उसके बाद में आपके उत्तर गुप्त काल आ जाता है और उत्तर गुप्त काल के बाद यूं कहिए कि विशुद्ध सामंतवाद का दौर शुरू होता है। विशुद्ध सामंतवाद। और आपको पता होगा कि गुप्त काल का जैसे ही पतन हुआ भारत में राजपूत काल आया और इन्होंने राजपूत काल को एक सामंतवाद का ही काल कहा। सामंतवाद क्या होता है आपको पता होगा? राजा, जनता और बीच का वर्ग होता है वो सामंत कहलाता है। ठीक है। विशुद्ध सामंतवाद का काल, सामंतवाद का काल आया। ये इन्होंने इतिहास के विभाजन के 5 भाग और छठा और अंतिम भाग जो बताया वो इन्होंने क्या कहा कि आधुनिक पूंजीवाद और स्वदेशी मध्यम वर्ग का शासन। ये था इतिहास का छठा भाग। पूंजीवाद आना शुरू हो गया। आदिम पूंजीवाद व स्वदेशी, यहां के भारतीय जो मध्यम वर्ग थे, बुजुर्ग वर्ग जिसे आप कह सकते हो, मध्यम वर्ग का शासन। ये इतिहास का इन्होंने आधुनिक विभाजन किया, भौतिकवादी विभाजन किया। और परंपरावादी जो विभाजन था प्राचीन काल, मध्य काल और आधुनिक काल, उसको क्या किया? खारिज किया। ये सारे पॉइंट परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, तो इस बात का जवाब इन्होंने दिया, इसको खारिज किया, प्राचीन, मध्य और आधुनिक को, इसकी बात दी जो मैंने अभी आपको बताई। आगे देखिए क्या हुआ। अब ये भौतिकवादी दृष्टिकोण को खारिज कर चुके थे और इसको परंपरागत दृष्टिकोण को खारिज कर चुके थे और उसके स्थान पे आधुनिक दृष्टिकोण को अपना चुके थे और उन्होंने क्या क्या बातें की वो हमने देख ली। अब देखिए दूसरा जो पॉइंट है इनका कि इन्होंने राजाओं की वंशावलियों व उपलब्धियों को जो स्थान दिया उसको भी उसका खंडन किया। परंपरागत दृष्टिकोण पूरे का खंडन हुआ, इसका भी खंडन हो गया। अब देखिए इसका खंडन कैसे किया इन्होंने कहा कि अब अपन दूसरे पॉइंट पे आ रहे हैं कि राजाओं की उपलब्धियों की बजाय किसको शामिल करना चाहिए। राजाओं की उपलब्धियों को नहीं पढ़ाए, उसके स्थान पे हमें किसको पढ़ाना चाहिए? उसके स्थान पे हमें यह पढ़ाना चाहिए कि जो उत्पादन के साधन है, कृषि हो, चाहे उद्योग हो, शिल्प हो, जितने भी छोटे मोटे उत्पादन के जितने भी साधन है। अब उत्पादन के साधनों में समय के साथ साथ में क्या क्या परिवर्तन हुए हमें यह पढ़ाना चाहिए। कौन कौन से परिवर्तन हुए, कौन कौन से परिवर्तन, क्या परिवर्तन हुए, कौन से परिवर्तन हुए, इनके ऊपर, उत्पादन के साधनों के ऊपर, स्थान नहीं उत्पादन के साधन है, सॉरी, उत्पादन के साधन, कौन कौन से परिवर्तन हुए और क्या क्या परिवर्तन हुए, इनके ऊपर हक किसका होता है, इनके ऊपर हक किसका था, इसका अध्ययन करवाना चाहिए। ठीक है ना। उत्पादन के साधनों पर पूंजीवादी व्यवस्थाओं में हक होता है पूंजीपतियों का, आपको पता होगा, और समाजवादी अर्थव्यवस्थाओं में हक होता है आपके एक प्रकार से समाज का। ठीक है ना। मिश्रित अर्थव्यवस्थाओं में क्या होता है कि पूंजीपतियों के पास भी होता है और सरकार के पास भी होता है, दोनों के पास में सामूहिक रूप से इसका होता है। अब इन्होंने कहा था कि उत्पादन के साधनों के आधार पर अध्ययन करवाना चाहिए, इससे हमें समाज की स्थिति के बारे में पता चलेगा, समाज की स्थिति के बारे में पता चलेगा, स्थिति के बारे में पता चलेगा। इस
ये चीजें पढ़ानी चाहिए, न कि आपको राजाओं की उपलब्धियां पढ़ानी चाहिए, न कि हमें राजा की वंशावलियां बच्चों को रटानी चाहिए। उसके स्थान पे इन चीजों के ऊपर फोकस करना चाहिए, ऐसा डीडी कोशाम भी मानते हैं। और विद्यार्थियों, ये जो दोनों बातें हैं ये बताती है कि ये मार्क्सवादी इतिहासकार थे, क्योंकि जो मार्क्सवादी इतिहासकार थे उनके भी हालांकि विशेषता हम आगे पढ़ेंगे मार्क्सवादी इतिहास लेखन के अंदर, लेकिन बेसिकली बता दूं मार्क्सवाद भी ऐसी बातें करता है, मार्क्सवाद भी यही कहता है कि इन चीजों का अध्ययन करवाना चाहिए, ये परंपरागत दृष्टिकोण से हटना चाहिए। और इसी आधार पर विद्यार्थियों, इसी आधार पर जो हमारे डीडी कोशाम भी है, इनको मार्क्सवादी इतिहासकार कहा जाता है, मार्क्सवादी इतिहासकार कहा जाता है, ध्यान रखना। और जितने भी मार्क्सवादी हैं और जितने भी मार्क्सवादी सारे पूंजीपति सिस्टम के खिलाफ हैं, जितने भी मार्क्सवादी हैं, तो ध्यान रखना कि जब मार्क्सवादी इतिहासकार कहलाते हैं, और यहां तक कि भारत में मार्क्सवादी इतिहासकार के जनक भी इनको कहा जाता है, कि भारत के अंदर जो मार्क्सवादी इतिहास लेखन शुरू हुआ था उसके इनको क्या कहा जाता है, संस्थापक कहा जाता है। भारत में मार्क्सवादी इतिहास लेखन के संस्थापक। मार्क्सवादी इतिहास लेखन क्या है, इसको अपन मार्क्सवाद के अंदर पढ़ेंगे। मार्क्सवादी लेखन के संस्थापक, लेखन के संस्थापक, ठीक है। एक तो ये याद रखना। कैसे कह सकते संस्थापक, इसलिए कहते हैं हम कि मार्क्सवादी भी जिस तरह की बातें कर रहे थे कि आपके उत्पादन के साधन, समाज, इनका अध्ययन करवाना चाहिए, ये भी उसी की बात करते हैं। और क्या क्या बातें थी जो इनको मार्क्सवादी ठहराती है। एक बात ये थी कि उन्होंने नेहरू जी की कई नीतियों का विरोध किया था, नेहरू जी की नीतियों का विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि ये जो समाजवादिता जो नेहरू जी ला रहे हैं, सोशलिज्म रूस से प्रेरित होकर, ये धीरे धीरे कहीं न कहीं नेहरू जी पूंजीवाद को बढ़ाना चाहते हैं। और इस वजह से नेहरू जी की जितनी भी समाजवादी नीतियां थी, नीतियों का इन्होंने क्या किया था, विरोध किया था और आरोप लगाया था नेहरू जी के ऊपर कि ये क्या लाना चाहते हैं, पूंजीवाद लाना चाहते हैं, अमेरिका वाला सिस्टम लाना चाहते हैं। और पूंजीवाद वगैरह क्या था, ये मैंने आपको एंड ऑफ हिस्ट्री में बहुत अच्छे से पढ़ाया, ठीक है, लाना चाहते थे। इस आधार पर इन्होंने नेहरू जी का भी क्या किया था, विरोध किया था। तो नेहरू जी का विरोध करने का मतलब ये हुआ कि आपके नेहरू जी का विरोध नहीं था, नेहरू जी की नीतियों का विरोध था। इसका मतलब ये था कि कहीं न कहीं आपके मार्क्सवाद से प्रभावित थे। आगे मैं और क्लियर करता हूं। दूसरी बात, इन्होंने रोमांटिक इतिहास त्याग दिया। रोमांटिक इतिहास क्या था, रोमांटिक इतिहास मैंने आपको पहले आगे समझाया है, हर्डर के समय समझाया था मैंने। रोमांटिक इतिहास वो होता है जो भावों के आधार पर लिखा जाता है, तर्क के आधार पर नहीं। क्या हुआ था कि यूरोप के अंदर तर्क के आधार पर बातें हो रही थी, बौद्धिक बातें, बिल्कुल तर्क आधारित बातें। तब आपके हार्डर और रूसो आते, उन्होंने कहा कि सब कुछ दिमाग तर्क पे नहीं होना चाहिए, कुछ दिल से भी होना चाहिए, बिल्कुल रोमांटिक, रोमांस कहते हैं ना उसे। तो इस इतिहास, रोमांटिक इतिहास अर्थात भाव प्रधान इतिहास का त्याग किया था। और ये भी एक प्रकार से मार्क्सवाद की विशेषता थी। मार्क्सवाद ने भी तर्क पर बात की थी, इन्होंने इस रोमांटिक इतिहास को त्याग किया था। और इस हिसाब से हम कहते हैं कि ये विश्लेषणात्मक दर्शन, विश्लेषणात्मक ऐतिहासिक दर्शन के समर्थक थे। क्यों? क्योंकि विश्लेषणात्मक ऐतिहासिक दर्शन के लोग भी आपके तर्क पर बात करते हैं, बुद्धि के आधार पर बात करते हैं, आलोचना के आधार पर बात करते हैं, भाव के आधार पर बात नहीं करते। तो ये किसके समर्थक थे? विश्लेषणात्मक इतिहास दर्शन के समर्थक थे। इस बात का भी आपको बढ़िया तरीके से ध्यान रखना है, क्योंकि विश्लेषणात्मक कई बार पूछ लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा विश्लेषणात्मक दर्शन का एक प्रकार से प्रणेता था, ठीक है, या समर्थक था। लेकिन यहां पे एक चीज मैं और भी क्लियर करना चाहूंगा कि इनके जितना भी लेखन हुआ है, इस लेखन में कुछ ऐसी बातें सामने आती है जो इनको ये बताती है कि मार्क्सवादी नहीं थे। जैसे इन्होंने कहा कि भारतीय इतिहास मार्क्सवाद में फिट नहीं बैठता, भारतीय इतिहास मार्क्सवाद के लिए फिट नहीं, मार्क्सवाद के लिए उपयोगी नहीं, ठीक है, उपयोगी नहीं, ऐसा इन्होंने कहा। दूसरी बात, कार्ल मार्क्स, इनके साथ एंजेल्स, भारत के एसपी डांगे, हुसैनी,
मार्क्सवादी थे, ठीक है ना, इनसे मत विभिन्नता थी, इनकी मत विभिन्नता, ये इनसे भिन्न मत रखते थे। जैसे डांगे से इन्होंने दास प्रथा पे भिन्न मत रखा था। डांगे से किस प्रथा पे भिन्न मत रखा था? दास प्रथा पे, ठीक है, ये बिल्कुल भिन्न मत रख रहे थे। इस आधार पर ये कह सकते हैं कि भाई वो, अच्छा, स्टोलिन से बिल्कुल असहमत थे, स्टोलिन से असहमत थे। इस आधार पर कई बार ये कह सकते हैं कि वो मार्क्सवादी नहीं थे, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि वो टिपिकल मार्क्सवादी होते हैं, कट्टर मार्क्सवादी वो नहीं थे, लेकिन एक यूं कह सकते हैं कि मार्क्सवादी जरूर थे, उनके विचारों पर मार्क्स का सीधा प्रभाव था, लेकिन वो कट्टर मार्क्सवादी नहीं थे। तो हम ये कह सकते हैं कि कट्टर मार्क्सवादी नहीं थे, कट्टर मार्क्सवादी नहीं थे, बल्कि मार्क्सवादी थे। अतिवादी नहीं कह सकते आप, ठीक है, अतिवादी नहीं थे, एक सामान्य मार्क्सवादी थे जो बिल्कुल तर्क के आधार पर बात कर रहे थे, जो बिल्कुल एक प्रकार से यूं कहिए कि ऐसी बात कर रहे थे जो आपके वास्तविकता के सांचे में फिट बैठ रही थी। ये बात है वो उन्होंने की थी, ठीक है। तो ये थे आपके डी कौशाम्बी, जिन्होंने बहुत सारी बातें की। तो मार्क्सवादी इतिहास कहलाते क्यों कहलाते और कट्टर क्यों नहीं कहलाते, ये बातें हमने देख ली। इसके साथ साथ हमने ये भी देख लिया कि उन्होंने किन किन इतिहास दर्शन में बात की थी कि इतिहास में क्या पढ़ाया जाना चाहिए, और इसके अलावा इन्होंने क्या कहा था, इतिहास का क्या विभाजन होना चाहिए, और इन्होंने कहा था कि आपके इतिहास दर्शन में इनका क्या योगदान था। ये सारी बातें आ जाती हैं, और इसके अलावा फिर आ जाते हैं आपके इनकी ये पुस्तकें। ये थे डी कौशाम्बी और मुद्रा शास्त्री वगैरह सारी बातें हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए, और आप निरंतर पढ़ते रहिए, ठीक है।